प्रिय शिक्षार्थी, कभी आपने सोचा है कि चाय बेचने वाला एक छोटा ठेला या थड़ी भी किस तरह से धीरे-धीरे बढ़कर एक बड़ा होटल बन सकता है? या फिर एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के आंगन से शुरू किया गया छोटा सा व्यापार आगे चलकर कंपनी का रूप ले लेता है? उद्यम की स्थापना का अर्थ केवल व्यापार शुरू करना ही नहीं है, बल्कि उसे टिकाऊ और लाभकारी बनाना भी है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है, जैसे परियोजना का चुनाव, उसकी संभावना की जांच, प्रतिवेदन तैयार करना और कानूनी पंजीकरण कराना। इस पाठ को पढ़कर आप जान पाएंगे कि एक विचार को सफल उद्यम में बदलने के लिए कौन-कौन से कदम आवश्यक होते हैं और सही योजना किस तरह सफलता का आधार बनती है। आइए आज हम इस पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं को समझते हैं। उद्यम स्थापना की प्रक्रिया व्याख्या करते हैं। विभिन्न उद्यम रूपों की जांच करते हैं। संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हैं। व्यवसाय से जुड़े नियमों का पालन और जरूरी पंजीकरण की प्रक्रिया तैयार करते हैं। सारांश: उद्यम स्थापना की प्रक्रिया। उद्यम लगाने या शुरू करने का अर्थ है किसी नए विचार या सोच को एक वास्तविक व्यवसाय में बदलना है। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, बल्कि इसमें धैर्य, योजना और निरंतर परिश्रम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सही परियोजना का चुनाव किया जाता है। इसके बाद उसकी काम की संभावना देखना, उसकी छोटी योजना बनाना, किस तरह चलाना है तय करना और उसका पंजीकरण कराना, और अंत में संसाधन जुटाकर लागू करना शामिल है। उद्यम के स्वरूप। उद्यम स्थापना का तरीका समझने के बाद आइए जानते हैं कि उद्यम के स्वरूप का चयन कैसे व्यवसाय की नींव को मजबूत करता है, जिससे कि विचार को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। उद्यम प्रारंभ करते समय यह तय करना आवश्यक है कि कौन सा स्वरूप सही होगा। एकल स्वामित्व। इस स्वरूप में पूरा व्यवसाय केवल एक व्यक्ति का होता है। वही मालिक, प्रबंधक और निर्णय लेने वाला होता है। लाभ और हानि का बोझ भी उसी पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसे शुरू करना आसान और कम लागत वाला होता है, लेकिन इसमें पूंजी सीमित होने और जिम्मेदारी बहुत अधिक होने की कठिनाई भी होती है। साझेदारी फर्म। जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं तो इसे साझेदारी फर्म कहते हैं। सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि में हिस्सा बांटते हैं। इसमें निर्णय लेना साझा रूप से होता है। इसका लाभ यह है कि पूंजी और कौशल अधिक मिलते हैं, लेकिन मतभेद होने की संभावना भी रहती है। लिमिटेड देयता भागीदारी फर्म (LLP). यह साझेदारी और कंपनी का मिश्रण है। इसमें साझेदारों की जिम्मेदारी सीमित होती है, यानी वे केवल उतना ही नुकसान उठाते हैं जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है। यह स्वरूप छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए उपयुक्त है। संयुक्त स्टॉक कंपनी। इस स्वरूप में बड़ी संख्या में लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और शेयर धारक कहलाते हैं। कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दो प्रकार की होती है। निजी कंपनी में सदस्य कम होते हैं और शेयर खुले बाजार में नहीं बिकते। सार्वजनिक कंपनी में सदस्य अधिक होते हैं और शेयर आम जनता खरीद सकती है। व्यवहार्यता अध्ययन। उद्यम के स्वरूप चुनने के बाद आइए समझें कि व्यवहार्यता अध्ययन यानी किसी भी उद्यम को शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि चुना गया विचार वास्तव में सफल हो पाएगा या नहीं। यही जांच व्यवहार्यता अध्ययन कहलाती है। व्यवहार्यता अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय करने में कौन-कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं और उनसे निपटने के क्या उपाय होंगे। व्यवहार्यता अध्ययन के प्रकार इस प्रकार हैं। बाजार अध्ययन।
इसमें यह पता लगाया जाता है कि हमारे उत्पाद या सेवा की मांग कितनी है, ग्राहक कौन होंगे, बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसी है और उत्पाद किस मूल्य पर बिक सकता है। तकनीकी अध्ययन, इसमें व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक भूमि, भवन, मशीन, तकनीक और श्रमिकों की उपलब्धता का अध्ययन किया जाता है। इससे यह तय होता है कि उत्पादन सुचारू रूप से हो पाएगा या नहीं। वित्तीय अध्ययन, इसमें यह देखा जाता है कि कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, निवेश कहाँ से आएगा, लाभ हानि का अनुमान क्या है और कर का बोझ कितना पड़ेगा। व्यापारिक अध्ययन, इसमें कच्चे माल की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था, मशीनरी और स्थान के सही होने की जांच की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय को नियमित चलाने में कोई कठिनाई न हो। आर्थिक अध्ययन, इसमें लागत और लाभ का आकलन किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि उद्यम लंबे समय तक टिकाऊ और समाज के लिए लाभकारी रहेगा या नहीं। परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता अध्ययन से मिले आंकड़ों के आधार पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें उद्यम की पूरी योजना का विवरण होता है। यह निष्कर्षों को ठोस योजना में बदलता है। इससे निवेशक आकर्षित होते हैं और परियोजना पर भरोसा कर पाते हैं। यह प्रतिवेदन उद्यमी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और निवेशकों तथा बैंकों को यह विश्वास दिलाता है कि उद्यम लाभकारी हो सकता है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में निम्न बातें शामिल होती हैं। उद्योग और उत्पाद की जानकारी, इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा उद्योग चुना गया है और उसमें कौन सा उत्पाद या सेवा दी जाएगी। उद्यमी का विवरण, उद्यमी की शिक्षा, अनुभव, कौशल और पूर्व उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है जिससे उसकी विश्वसनीयता स्पष्ट हो। परियोजना की रूपरेखा, इसमें परियोजना का आकार, स्वरूप और उद्देश्य लिखे जाते हैं। स्थान का विवरण, उद्यम कहाँ स्थापित किया जाएगा, वहाँ परिवहन, बिजली, पानी और श्रमिकों की स्थिति कैसी है, ये सब लिखा जाता है। बाजार सर्वेक्षण, इसमें ग्राहकों, प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण से जुड़ी जानकारी दी जाती है। पूंजी की आवश्यकता और स्रोत, इसमें कुल लागत, स्थायी और चल पूंजी की जरूरत तथा धन जुटाने के स्रोत बताए जाते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए कोई उद्यमी जूस बनाने का कारखाना खोलना चाहता है, तो उसके परियोजना प्रतिवेदन में यह बताया जाएगा कि किस प्रकार का जूस बनेगा, कौन सा स्थान चुना गया है, जैसे फल आसानी से मिलें, मशीनें कौन सी होंगी, कितनी पूंजी लगेगी, ग्राहक कौन होंगे और जूस किस कीमत पर बेचा जाएगा। यह प्रतिवेदन बैंक को ऋण देने के लिए आश्वस्त करेगा। कानूनी औपचारिकताएं, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद आइए देखें कि कानूनी औपचारिकताएं कैसे इस योजना को मान्यता प्रदान करती हैं ताकि उद्यम सुचारू रूप से शुरू हो सके। किसी उद्यम को मान्यता प्राप्त कराने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक हैं। पंजीकरण, एकल स्वामित्व में औपचारिकताएं कम होती हैं। साझेदारी फर्म को साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत कराना पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी साझेदारी को सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार पंजीकृत कराना अनिवार्य है। कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकृत कराना होता है। आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण के लिए पहचान पत्र, पते का प्रमाण, परियोजना प्रतिवेदन, योग्यता और अनुभव से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकरण MSME यह ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद उद्यमी को पहचान संख्या और प्रमाण पत्र मिलता है। इससे ऋण, सब्सिडी और कर छूट जैसी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं।